जय हिंद एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस दिन मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 15 अगस्त है। सो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट सेकंड देख लिया था रिगार्डिंग सिटीजनशिप, है ना। और उसके पहले अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हमने पढ़ दिए थे। फिर उसके बाद सिटीजनशिप वाला आया, उसके पहले हमने प्रियम्बल भी किया था, राइट। तो इसी के चलते आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर हो सके तो। लेकिन उसके पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है, जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और जुडिशियल रिव्यू वाली जो बातें हमें ध्यान रखनी होती है, वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, मुझे जाने दो। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमारे अंदर पार्ट 3 में आते हैं, राइट। जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट होते क्या है। लेकिन उसके पहले अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना हो, तो वो इस तरह से जाएगा कि राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द स्टेट, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। ये बहुत ही डीप मीनिंग वाली पिक्चर है। अगर आप देखें तो जब बात फंडामेंटल ड्यूटीज की आती है, तो हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब बात हमारे राइट्स के वायलेशन की आती है, तो हम खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं डायरेक्टली, है ना। हालांकि ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई है, बट स्टिल काफ़ी सारे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। अब बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर हमें राइट्स एंजॉय करने हैं, तो हमारी ड्यूटीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए, है ना। ओके, लेट्स मूव। अब सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 13 भी इसके बाद आता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं आर्टिकल 13 क्या है। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना। मतलब सीधी बात समझिए, आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि क्या लॉ नहीं है ना। बात को समझिएगा। हमने अगर किसी चीज को क्वेश्चन किया, तो हम कहते हैं कि भैया लॉ, व्हाट इज लॉ, राइट। व्हाट इज लॉ। तो इसका आंसर हमें तब मिलेगा जब हमें ये पता चलेगा व्हाट नॉट इज लॉ। मतलब कानून क्या नहीं है। अगर हमें ये समझना है कि कानून क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कानून क्या नहीं है। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आर्टिकल 13 ने इसी बात को क्लैरिफाई किया है। ठीक है, आर्टिकल 13 हमें ये बताता है कि क्या कानून नहीं है। मतलब ये इन शॉर्ट कि कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट में बना है, राइट, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से अगर हानि पहुंचाता है, तो वैसा लॉ नल एंड वॉइड है। मतलब ये कानून कहा ही नहीं जाएगा। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट, इसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। आई होप यहाँ पे मैं क्लियर हो जाऊंगा कि आर्टिकल 13 हमें बताता है कि कानून क्या नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। यही मैंने समझाया अभी यहाँ पे। The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, यानी कि पार्ट 3, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब इस पार्ट को वायलेट करता भी अगर कोई लॉ बना है, तो वो लॉ भी नल एंड वॉइड है। ठीक है, मतलब वो भी अनलॉफुल प्रैक्टिस कही जाएगी हमारे यहाँ। ठीक है, इन दिस आर्टिकल, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स,
अभी पढ़िए, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ मतलब क्या है लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस या बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ इन फोर्स, अब लॉ इन फोर्स क्या इंक्लूड करता है, लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may be not be in the operation either at all or in the particular areas। ठीक है, आर्टिकल 13 हमें यहाँ पे समझ में आता है। चलिए, तो अब हमें समझना है कि आर्टिकल 13 हमने बिफोर आर्टिकल 12 क्यों पढ़ा, राइट। हमने ये इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमें जानना था कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ध्यान दीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन क्या होता है ये हम सब जानते हैं, है ना, अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल, कि भैया इसके हिसाब से ही हम चलेंगे, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर इट इज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल इनोवेशन इन लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, सबसे पहले चीज हमें याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे इसका मेंशन नहीं किया गया है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। क्या है, जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब कि जुडिशरी ने इसे बनाया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं आता है। ठीक है, और कब बना है, तो एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, हम सब ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा कि भैया 13 जजेस की लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, उनमें जो डिसीजन लिया गया, फिर वहां से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ। केस का नाम क्या था, केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, है ना, राइट, ये हमें याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज assimilation of various parts of the constitution which was merged to form basic structure doctrine। और हमें क्या याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि भैया ये चीजें हैं तो ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम टाइम टू टाइम इसके अंदर चीजों को ऐड कर सकते हैं, राइट। और हमने देखा है कि आगे चल के कई बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन खुद भी इवॉल्व हुआ है, राइट। हम ये पढ़ेंगे आगे चल के, आज ही पढ़ेंगे शायद, मिनर्वा मिल्स वाला जो केस था उसी के रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 13 में समझ लिया ना क्या था, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं आर्टिकल 13, राइट। एनी लेजिस्लेशन, ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट विच वायलेट्स, abridge, contravene any of the fundamental right part 3 is not legal and court shall declare it null and void, ultra virus, right, not in the spirit of constitution। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, आर्टिकल 13 के अंदर ही हमें कहा है कि ये सारी चीजें लॉ में नहीं आती, क्या नहीं आती, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, कैसा कॉन्फ्लिक्ट आता है, सबसे पहला आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 368 वर्सेस आर्टिकल 13 वाला, है ना। आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन ऐड, कैन वेरिएट और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब ये कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकता है, मतलब कोई चीजें ऐड कर सकता है, कोई चीज को रिमूव कर सकता है, या किसी चीज को अल्टर भी कर सकता है, राइट। लेकिन आर्टिकल 13 ये क्या कहता है कि आर्टिकल 13 को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, राइट। और यही कॉन्फ्लिक्ट फिर आगे चल के हमें एक बड़ा केस का रूप दे देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट था। और इसी ने फिर आगे चल के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया है। एम आई क्लियर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट।
इंडिपेंडेंस के बाद था ना, ब्रिटिशर्स ने हमें जब छोड़ा तो बहुत ही खराब कंडीशन थी हमारी, कोई डेवलपमेंट नहीं था हमारे यहाँ, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमारी कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए था भैया, रिफॉर्म्स लाने थे, है ना। रिफॉर्म्स लाने थे, रिफॉर्म्स इकोनॉमिक सेक्टर में सबसे ज्यादा लाने की जरूरत थी। अब इकोनॉमिक सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने हैं तो ऑब्वियसली नई नई इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने पड़ेंगे, है ना। बहुत नॉर्मल बात है ये सब, लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है लैंड, राइट। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हम पढ़ते हैं। तो अब लैंड सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था इस रिफॉर्म्स का, लेकिन हमारे पास वही नहीं था, गवर्नमेंट के पास, मतलब कि हम कहाँ बनाएं अगर इंडस्ट्रीज बनानी भी है तो, क्योंकि जमीन तो उस वक्त ज्यादातर लोगों के पास थी, है ना, पीपल ऑफ इंडिया के पास। मतलब गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकती थी जमीन? बिकॉज हमारे पास तब था आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। ये हमें पढ़ना है आगे चल के, लेकिन इसके पहले पढ़ना है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन ये एक राइट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहले से था। फिर इसे निकाल दिया गया और उसके बाद इसे एज अ लीगल राइट बना दिया गया, राइट। आज ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सारी स्टोरी हमें पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसी वजह से लाया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू पास द टैकल प्रॉब्लम ऑफ, जो हमने पढ़ा ना लैंड एक्विजिशन वाला, कि गवर्नमेंट के पास लैंड कहाँ से आएगा, है ना, अगर डेवलपमेंट करना है तो। अब इसने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और शेड्यूल 9, ठीक है, ये चीजों में बड़े चेंजेस हुए। हम समझ लेते हैं एक बार क्या है। इन्हें इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, राइट, 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। आर्टिकल 31A क्या कहता है? पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स and if it violates, abridge, contravenes Article 14 1931, then it cannot be declared null and void। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये कहता है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा बनाया फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, है ना, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, एंड इफ दिस लॉ वायोलेट्स एनी क्लॉज ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, अगर ये फंडामेंटल राइट है सारे, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो अगर ये लॉ इन सारे आर्टिकल्स में से किसी को वायलेट भी करता है तो उसे नल एंड वॉइड नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के शुरुआत में ही कि अगर कोई लॉ पार्ट 3 में चेंजेस करता है या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 ये बता देती है कि अगर कोई लॉ आर्टिकल 14 1931 को वायलेट कर रहा है और अगर वो लॉ स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया है तो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और पहलू समझते हैं। आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B, मेक एनी लॉ इंसर्ट इन शेड्यूल 9, नो कोर्ट ऑफ लॉ विल डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। ये क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाता है जो देश के लिए जरूरी है, और अगर उस लॉ को शेड्यूल 9 के अंतर्गत हम डाल दें तो फिर उस लॉ को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी कि उस लॉ को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये तो एक टाइप की इम्यूनिटी हो गई पार्लियामेंट के पास, राइट। आगे चल के इसका मिसयूज भी होता है, हमें देखने मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद रख लीजिए कि अगर रिफॉर्म्स के नाम पे कोई लॉ लाया है एंड इफ पार्लियामेंट डीम्स फिट कि उसे जरूरत है, और अगर वो शेड्यूल 9 ने उस लॉ को रख दिया तो फिर उस पर जुडिशियल रिव्यू तक नहीं हो रहा था उस टाइम पे। हालांकि अब तो बातें काफी बदल गई है, लेकिन उस वक्त के लिए इम्यूनिटी थी कि नो जुडिशियल रिव्यू, या उसे आप नल एंड वॉइड में डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट के पास कितनी सारी पावर्स बढ़ गई है, राइट। क्या होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा। ये पूरा केस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज किया जाता है, ठीक है। इस चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो केस बनता है उस केस का नाम क्या है, शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 1951, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन मेन क्या था, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट क्या था, कि भैया क्या आर्टिकल 13 एक्सेप्शन है ऑफ आर्टिकल 368। मतलब अगर आर्टिकल 368 ये कहता है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन आर्टिकल 13 ये कहता है कि हमें टच नहीं कर सकते भैया, तो क्या आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 का एक्सेप्शन है माना जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। इसी को अगर हम मॉडिफाई करें तो ये भी लिख सकते हैं कि इस आर्टिकल 13 मोर स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 368, ये भी सवाल पैदा हुआ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे एक स्टैंड लेने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 368 हैज हायर पावर एंड इट हेल्ड that first constitutional amendment act 1951 was legal, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द लीगैलिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये बात की हमें ध्यान रखनी है। आई होप आपको यहाँ पे सब समझ में आ रहा होगा। अब इसे एक स्टोरी लाइन की तरह समझिएगा कि भैया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए कोर्ट के सामने शंकरी प्रसाद केस के अंदर कि क्या आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 से ज्यादा पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जी नहीं, आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू आर्टिकल 13, ठीक है। चलिए अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। अब आता है साल 1964, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अब इस एक्ट ने टच किया बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल को, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ से चीजें चेंज होने वाली थी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि उस वक्त का ये फंडामेंटल राइट था, याद रखिएगा। और जब इस आर्टिकल ने मतलब चैलेंज किया गया, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए, इसने तो फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो ये तो गलत बात है। फिर से केस होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। इस केस का नाम होता है सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, ईयर था 1964, ठीक है। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट upheld the 17 Constitution Amendment Act 1964 and again Article 368 was considered stronger। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को अब्रीच किया जा रहा था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा कि भैया यहाँ पर भी आर्टिकल 368 इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13, राइट। दो केसेस हमने देखे हैं, शंकरी प्रसाद वाला और सज्जन सिंह वाला। दोनों में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था कि आर्टिकल 368 ज्यादा है पावर में आर्टिकल 13 से, हमें ये याद रखना है, राइट। चलिए अब सज्जन सिंह केस जो हुआ, इस केस को भी चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। इस बार 11 जजेस की बेंच बैठी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा, ऑब्वियसली था। क्या नाम था इस केस का, आईसी गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, ईयर है 1967। बहुत ही फेमस केस है, जमीन के रिलेटेड इनकी जमीन ले ली गई थी, ऐसा कुछ केस था। आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम में सिर्फ हमें एक केस के अंदर क्या क्या रूलिंग्स आई वो इंपॉर्टेंट हमें जाननी होती है, राइट। तो अब होता है भैया गोलकनाथ केस वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। अब यहाँ पे क्या था,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है कि भैया आर्टिकल 368 भले ही कोई भी हिस्सा चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नाम में ही फंडामेंटल है, इसे कोई नहीं हिला सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड चेंज होता हुआ हमें दिखता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये केस के अंदर जमीन ले ली जाती है, फिर ये चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे आर्टिकल 13 was stronger than आर्टिकल 368, राइट, पहली बात ये। फिर फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट, परम पवित्र है, राइट, इसे आप टच नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, राइट, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही जाती है कि फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, राइट, किसी भी टाइप के म्यूटेशंस आप इसमें नहीं ला सकते। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया अगेंस्ट आर्टिकल 368, राइट। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। अब ये देखने जाए तो एक हिसाब से सरकार के सामने चैलेंज था कि भैया अगर हमें प्रॉपर्टी लेनी है किसी के पास से इन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स, तो हम कैसे ले पाएंगे, यहाँ पे तो इनको इम्यूनिटी मिल गई राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो अब सरकार चुप तो बैठने वाली नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, ईयर था 1971, बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, द देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने लाया भैया आर्टिकल 13 में क्लॉज 4, ये वो लाते हैं दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंतर्गत इन्होंने हमें ये बताया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड इवन आर्टिकल 13, राइट, ये कह दिया इन्होंने। फंडामेंटल राइट्स मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल जो था वो क्या, दिस बिल सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 368 एंड मेक इट क्लियर दैट आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट एज वेल एज प्रोसीजर देयर फॉर, मतलब इसी बिल के अंतर्गत किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं और उस चेंजेस की प्रोसीजर क्या होगी, ये भी इसके अंदर मेंशन था इस बिल के अंतर्गत, ठीक है। This bill overturned the decision of IC Golaknath case, which clearly stated that Article 368 provides only a procedure and amendment, and actual power is derived from list, यानी कि शेड्यूल 7 of the list, ठीक है। और क्या कहता है, दिस बिल ऑल्सो प्रोवाइड when bill passed by both the houses and then sent to president for his assent, he has to compulsorily give his assent। मतलब यहाँ पे देख ले पार्लियामेंट को कितना ज्यादा पावर दिया जा रहा है। पार्लियामेंट ये अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, और इस बिल को जब फाइनली प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट को इस बिल को अपना एक्सेंट कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा। इस हद तक गवर्नमेंट अपने आप को इतना पावरफुल बता रही थी। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया पार्लियामेंट जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर आ रहे हैं, है ना, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। इट वॉज कॉल्ड एज अटैक ऑन डेमोक्रेसी, इट वॉज कॉल्ड एज अटैक ऑन डेमोक्रेसी, राइट। एंड अगेन अब यहाँ पे जब बात पानी सर से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आता है सबसे फेमस केस, 13 जजेस के बेंच जहाँ पे बैठी थी सबसे बड़ी, केशवानंद भारती केस, राइट, वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जो अभी हम आगे पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से हमने शंकरी प्रसाद से शुरू किया, राइट, सज्जन सिंह केस पे हम गए, फिर गोलकनाथ केस हुआ, और फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया,
और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है ये हमने अब तक देखा है। चलिए अब चलते हैं सबसे लैंडमार्क केस के ऊपर, जिसका हम सबको इंतजार था। तारीख के साथ याद रखने की जरूरत है। April 24, 1973, केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये केस है। सबसे बड़ी जजेस की बेंच बैठी थी अब तक की, 13 जजेस बेंच। और डिसीजन जो आया था वो 7-6 के फेवर में आया था, है ना। मतलब 7 जजेस ने एग्री किया, 6 जजेस ने डिसएग्री किया, इस हिसाब से था। ठीक है। इस केस को फेमसली कहा जाता है द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। इस केस ने डेमोक्रेसी को बचाया, ऐसा भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे आगे क्यों। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट क्या था, है ना, इशू क्या था मेन, किस लिए ये केस हुआ। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये एक था। दूसरी चीज क्या थी, गोलकनाथ केस का जजमेंट, राइट, जिसको वायलेट कर रहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 24th। फिर अगेन वही क्वेश्चन अभी भी खड़ा है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है, क्या आर्टिकल 13, क्या आर्टिकल 368, राइट। ये तीन बड़े केसेस थे, मतलब मेन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट थे। ठीक है। जजमेंट क्या आती है, जजमेंट ये आती है कि गोलकनाथ जजमेंट वाज ओवर रूल्ड। आर्टिकल 368 कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। अब आप देखिए, अब तक मैं चिल्ला रहा था कि यहाँ पे तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर बढ़ जाएगी, है ना, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर अगर अगर चीजें लागू होती है तो। और गोलकनाथ केस में तो बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया 13 को आप टच नहीं कर सकते, है ना, 13 को ज्यादा पावरफुल बताया गया कंपेयर टू 368। तो ये तो अच्छी बात हुई गोरखनाथ में तो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को डिनाई करना चाहिए, राइट, कि भैया 24th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो तो फिर गलत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि नहीं, गोलकनाथ केस को इसने ओवर रूल किया और ये कहा कि भैया सही बात है, पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग, याद रखना मैं कह रहा हूं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3। पार्लियामेंट इन्हें भी चेंज कर सकती है, नो डाउट। बट बट ध्यान दीजिएगा, टू लिमिट दैट अनलिमिटेड पावर इनोवेशन वाज डन बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कि पार्लियामेंट को यहाँ पे जो अनलिमिटेड पावर्स मिल रही थी उनको कर्ब करने के लिए, उनको लिमिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इनोवेशन किया, जिसे हम आज जानते हैं बाय द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट। क्या कहता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अगर हम समझे तो, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट गेव द एग्जाम्पल्स कि भैया किसे कहा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, आप चेंज कीजिए, नो डाउट, आपको जो चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में कीजिए, इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आज भी, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे टच नहीं करना है। अब पूछा कि भैया क्या क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर में, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल भी दिए कि इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू पहले तो आ गया, कैसे आया ये भी समझना है हमें। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, नॉट ऑल बट फ्यू, है ना। मतलब ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि भैया ये चीजें आ गई तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, ये एवर इवॉल्विंग है। जुडिशियल रिव्यू हो गया हमारा, सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट हो गया, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आती है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत मेंशन की गई चीजों को अगर टच करते हैं या उन्हें वायलेट करते हैं तो वो पूरा लॉ नल एंड वर्ड कहा जाएगा, ठीक है, उसे लागू नहीं किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर मान लीजिए इज अ काइंड ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि क्या क्या इसके अंदर जो चीजें हैं जिन्हें हमें कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं बदलना है। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लेक्स रैग, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी,
ये सारी चीजें इन्हें आप कभी भी टच नहीं कर सकते, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। कोर्ट हेल्ड दैट while parliament has power to amend the constitution, it cannot alter the basic structure of the constitution। यहाँ पे हमें समझना है कि कोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है, पार्लियामेंट को नोटिस दे दी है कि आप चाहे तो चीजें चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना है। अब आप देखिए पार्लियामेंट के ऊपर इस बात का कितना भयंकर असर हुआ होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे पार्लियामेंट भी रजिस्ट करने ही वाली थी, और फिर एक इवेंट होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ईयर था 1976, जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे गवर्नमेंट इतनी बौखला गई थी कि किसी भी तरह से पावर्स अपने हाथ में लेना चाहती थी, और इस एक्ट ने आर्टिकल 368 के अंदर भी चेंजेस किए, 4 और 5th क्लॉज को ऐड करके। राइट, नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये कि अगर कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उन्हें कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। मतलब अमेंडमेंट इज इक्वल्स टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी हो जाए, पार्लियामेंट ने कह दिया ये अमेंडमेंट होगा तो होकर ही रहेगा, कोर्ट भी इसके अंदर कोई अड़चन नहीं डाल सकता। मतलब इसने जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू इसको भी इसके स्कोप से बाहर कर दिया। राइट, और फिर क्या होगा जब जुडिशरी को यह बात पता चलेगी? फिर से कोर्ट में केस होता है, फेमसली नोन एज मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर था 1980। इस केस ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को चैलेंज किया, और इसमें डिसीजन क्या आता है कि नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज। मतलब जुडिशियल रिव्यू का क्लॉज नहीं है। ये बात तो बुरी थी, ठीक है। तो इस डिसीजन में ये कहा जाता है कि भैया जुडिशियल रिव्यू इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब ये कि पार्लियामेंट चाहे तो जो चेंजेस करना है कर सकती है, लेकिन अगर ये क्लॉज है कि कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर है, तो ये कानून नल एंड वॉइड है। क्यों नल एंड वॉइड है? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो होकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। मतलब इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर को भी इवॉल्व किया है, और ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर। मे बी आज का लास्ट टॉपिक हम समझ के चलते हैं। वो ये है कि भैया 9th शेड्यूल हमने बीच में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कमेंट्स में बताइए हमने 9th शेड्यूल कहाँ पढ़ा। ठीक है, अब 9th शेड्यूल में बात ऐसी होती है ना कि अगर कोई भी कानून इसके अंदर आ गया तो फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं लगा सकते। राइट, इस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं लगेगा। तो फिर से वही बात हो गई, भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहा है, इसका क्या करें? फिर से केस होता है कोर्ट के अंदर, इसे कहा जाता है IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007। राइट, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट क्या था? इज एवरी लॉ इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू? क्योंकि 9th शेड्यूल तो इम्यून था जुडिशियल रिव्यू से, है ना, कि अगर किसी चीज को 9th शेड्यूल में डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू भी उसे हटाया नहीं जा सकता। जजमेंट क्या आया? सीधी बात है, क्या आना था? जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जुडिशियल रिव्यू, तो उससे आप नहीं हिला सकते। मतलब ये कि चाहे 9th शेड्यूल में कोई कानून क्यों ना हो, जुडिशियल रिव्यू तो उस पर लग कर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, तो फिर भैया 9th शेड्यूल का मतलब ही क्या? इसे लाया ही इसी पर्पज से गया था कि किसी चीज को अगर इम्यून करना है हमें जुडिशियल रिव्यू से, इसीलिए हमने 9th शेड्यूल लाया। राइट, तो अब जब बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लेकर आप 9th शेड्यूल को अंडर द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ला रहे हो, तो फिर क्या फायदा 9th शेड्यूल का? तो भैया कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये रही तारीख, मैंने कहा था ना, तारीख याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973। ये तारीख के पहले जितने भी लॉ
9th शेड्यूल के अंतर्गत आपने डाल दिए थे, उन सब पर नो जुडिशियल रिव्यू। बस जाइए, इन सारे लॉस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू हम नहीं लगाते, लेकिन इस तारीख के बाद फ्यूचर, है ना, इन्फिनिटी तक अगर कोई लॉ अंडर 9th शेड्यूल लाया जाता है तो वो एलिजिबल होगा फॉर जुडिशियल रिव्यू, राइट। कि भैया इस तारीख के बाद बनने वाले कानूनों पर तो जुडिशियल रिव्यू बनकर ही रहेगा। अब आप बताइए कि ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसी दिन जजमेंट आया था किसका? केशवानंद भारती केस का। इसीलिए ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल का खेल इतना ही था कि इस तारीख से पहले अगर कोई लॉ आया है 9th शेड्यूल में तो वो जुडिशियल स्कोप के रिव्यू से बाहर है, लेकिन अगर इस तारीख के बाद आया है तो जुडिशियल रिव्यू तो उस पर लगकर ही रहेगा। ऑल द लॉज इंसर्टेड इन शेड्यूल 9 बिफोर 24th अप्रैल 1973 कैन बी excluded from judicial review, but post 1973 cannot be excluded from judicial review। वामन राव केस जो हुआ था उसने भी सिमिलर काइंड ऑफ जजमेंट दिया था। दिस लॉ वॉज अप्लाइड टू द इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट, और इसी को कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कह सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब? कि किसी भी कानून को अगर बैक डेट में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसे कहा जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से हमें शुरू करना है। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।